नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल रामटेके, एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा द्वारा अ, भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में भारत में सहकारी कृषि भारत में सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सहकारी खेती से तात्पर्य है, सहकारी खेती से यह आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक, प्रत्येक किसान अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है, लेकिन कृषि संबंधी कार्य अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है। संपूर्ण व्यय एक मिले जुले कोष से किया जाता है और कुल आय में से जो घटा दिया जाता है। शुद्ध आय विभिन्न किसानों में उनकी भूमियों के अनुपात में बांटी दी जाती है। इस प्रकार योजना आयोग के शब्दों में अगर देखेंगे, सहकारी कृषि का अर्थ है भूमि का एकत्रीकरण एवं संयुक्त प्रबंध। भूमि का एकत्रीकरण एवं संयुक्त प्रबंध। सहकारी खेती की विशेषताएं इस प्रकार से बताई जाती है, जैसे कि भूमि पर एक इकाई के रूप में खेती की जाती है। भूमि पर एक इकाई के रूप में खेती की जाती है। दूसरा है, भूमि के भिन्न भिन्न टुकड़े मिलाकर एक कर दिए जाते हैं और इस प्रकार खेतों का आकार बड़ा किया जाता है। तीसरा है, सदस्यों का भूमि पर वैयक्तिक अधिकार बना रहता है, परंतु उस भूमि पर खेती करने का अधिकार वे समिति को सौंप देते हैं। खेती का ढंग, क्षेत्रफल, खेती का ढंग, खेती का क्षेत्रफल, खाद, बीज, औजार आदि का निर्णय करने का अधिकार समिति को मिल जाता है। समिति ही कुल उत्पादन का विक्रय करती है। पैदावार में से या बिक्री धन में से प्रत्येक सदस्य को उनकी भूमि के अनुपात में भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की सहकारी खेती की विशेषताएं पाई जाती है। सहकारी खेती के विभिन्न स्वरूप, जैसे कि सहकारी खेती के हमारे देश में 4 स्वरूप दिखाई देते हैं। जैसे सहकारी उन्नत खेती, इसमें व्यक्तिगत भूस्वामित्व और भूमि का प्रबंध बना रहता है। विभिन्न भूस्वामी केवल उन्नत खेतों के लिए सहकारी समिति बनाते हैं। इस समिति का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, यंत्र आदि प्रदान करना है। प्रत्येक सदस्य को सुविधाओं के बदले में खर्चा देना पड़ता है। दूसरा है सहकारी संयुक्त खेती। इस प्रकार की खेती में सभी सदस्य अपने छोटे छोटे और बिखरे हुए खेती को एक चक में कर देते हैं, एक चक में कर लेते हैं। खेती के लिए बीज, हल, खाद आदि सभी एक साथ खरीदा जाता है। खेतों के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उस सबको एक साथ ही प्राप्त कर लिया जाता है और खेती की समस्त उपज का एक साथ ही दिया जाता है। इस प्रकार की संयुक्त खेती में किसान अपनी भूमि का स्वामी तो बना रहता है, किंतु वह भूमि की दशा सुधारने के लिए अपने खेती से दूसरे किसानों के खेती के साथ मिलकर किसानों के खेती के साथ मिलाकर खेती करता है। इसमें सदस्यों को 2 तरह से आय होती है। प्रथम तो अपनी भूमि के टुकड़ों के लिए उपज से भूमि के अनुपात में हिस्सा मिलता है और दूसरा श्रम के प्रतिफल के रूप में मजदूरी प्राप्त होती है। सहकारी काश्तकार खेती, तीसरा है सहकारी काश्तकार खेती। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में सहकारी समितियां या तो भूमि को स्वयं खरीद लेती है या पट्टे पर ले लेती है और फिर भूमि को अपने सदस्यों में खेती करने के लिए बांट देती है। सदस्यों को समिति की
योजना के अनुसार खेती करनी पड़ती है। समिति साख, बीज, खाद, औजार आदि की व्यवस्था करती है। इसमें सीमित ही भूमि की मालिक होती है और सदस्य समिति के काश्तकार होते हैं। सहकारी सामूहिक खेती। चौथा है सहकारी सामूहिक खेती। इस प्रकार की व्यवस्था में समितियां भूमि को स्वयं खरीद लेती है या पट्टे पर ले लेती है और स्वयं ही खेती करती है। समिति के सदस्य श्रमिक के रूप में कार्य करके अपने अपने श्रम का पारिश्रमिक पाते हैं। वर्ष के अंत में जो कुछ लाभ बचता है वह सदस्यों के बीच श्रम के आधार पर बांट दिया जाता है। भारत में सहकारी खेती की आवश्यकता एवं महत्व। भारत में सहकारी खेती की आवश्यकता एवं महत्व, जैसे कि जोतों के आकार में वृद्धि। एक जोतों के आधार में वृद्धि। सहकारी खेती से भारत में जोतों का आकार बढ़ जाएगा, जिससे श्रम एवं पूंजी का सदुपयोग हो जाएगा। इससे कृषि की उपज में वृद्धि होगी और किसानों की आर्थिक दशा में सुधार होगा। दूसरा है बड़ी पैमाने की खेती से लाभ। सहकारी खेती से जोतों के आकार में वृद्धि होती है और आकार बढ़ने से बड़े पैमाने पर खेतों के सभी लाभ या बचत प्राप्त होने लगती है। जैसे कच्चे माल को खरीदने तथा उत्पादित वस्तुओं को बेचने में अधिक सुविधा रहेगी। बड़े पैमाने पर ऋण शीघ्र व कम ब्याज पर प्राप्त हो सकेगा। कृषि को आधुनिक स्तर पर लाने के लिए जो साधन अल्प साधन वाले किसान नहीं रह सकते, वे अब संभव हो सकेंगे। इससे किसान को व्यक्तिगत स्वामित्व में आनंद से वंचित न होना पड़ेगा और उन्हें एक बड़ी सीमा तक तर्क सहकारिता के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। यानी एक बड़ी सीमा तक सहकारिता के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। भारत में सहकारी खेती की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार से हम देखेंगे कि जोतों के आकार में वृद्धि, बड़े पैमाने की खेती से लाभ, सरकार और किसान के बीच संपर्क, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक लाभ, सहकारी ग्राम राज्य की स्थापना में सहायक। इस प्रकार की मुद्दों से भी भारत में सहकारी खेती की आवश्यकता एवं महत्व दिखाई देते हैं। सरकार और किसान के बीच संपर्क। सरकार और किसान के बीच संपर्क। सहकारी खेती से किसान और सरकार के बीच निकट संपर्क स्थापित हो जाते हैं। आज के आर्थिक नियोजन युग में या नीति आयोग के युग में ऐसा होना और भी आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत और ग्राम सहकारी समिति का होना आवश्यक है। सहकारी खेती से किसान और सहकारी सरकार के बीच निकट संपर्क स्थापित होने चाहिए, जिससे अतिरिक्त लाभ उनको प्राप्त हो सके। कृषि में सुधार के लिए उनको अनुसंधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इनके द्वारा ग्राम स्तर पर कृषि नियोजन की संभव होता है, कृषि नियोजन कर पाते हैं। इसके द्वारा सरकार को खेती संबंधी आवश्यक आंकड़े भी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, इसके द्वारा कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होगी। भारत के सहकारी खेती की आवश्यकता एवं महत्व का अध्ययन करते समय कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, तो कृषि योग्य भूमि में वृद्धि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि खेतों के बीच में मेंढे या सीमाएं हटा देने की मात्रा से 50 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो जाएगी, जिस पर कई करोड़ क्विंटल अतिरिक्त अनाज पैदा होगा। वर्तमान स्थिति में यह सीमा और ज्यादा बढ़ रही है। आर्थिक सुरक्षा।
आर्थिक सुरक्षा। सहकारी खेतों से किसानों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है, क्योंकि जोखिम रिस्क रिस्क का बंटवारा एक व्यक्ति पर न रहकर कई व्यक्तियों पर बढ़ जाता है। सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ, सहकारी खेती से सामाजिक लाभ होते हैं। इससे सद्भावना एवं एकता में वृद्धि होती है। सहकारी ग्राम राज्य की स्थापना में सहायक। सहकारी ग्राम राज्य की स्थापना में सहायक। भारत में सहकारी ग्राम राज्य की स्थापना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए भी सहकारी खेती एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए योजना आयोगों ने पंचवार्षिक योजनाओं में सहकारी खेती को अपना सुदृढ़ और सुनिश्चित ध्येय स्वीकार कर लिया था। इससे किसानों का नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास भी होने लगा। सहकारी कृषि उत्पादनों में सहकारी कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि संबंधी तथा अन्य कार्यों में रोजगार बढ़ाना, भूमिहीनों को, जिसमें हरिजन या जिसमें कई प्रकार की दुर्बल जातियां, बैकवर्ड कास्ट भी सम्मिलित है, जो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान उसमें मिलना चाहिए। भारत में सहकारी खेती के विरोध में कई प्रकार के तर्क बतलाए जाते हैं, जैसे बेरोजगारी का बढ़ना। सहकारी खेती में यंत्रों का प्रयोग बढ़ेगा, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि की जाएगी। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, एक पहला तर्क है। उत्पादन में कमी। कृषि उत्पादन में कृषकों की रुचि कम हो जाएगी और उत्पादन घट जाएगा। ऐसे भारत में सहकारी खेतों के विरोध में कई प्रकार के तर्क किए जाते हैं। साम्यवाद और साम्यवादों के चिन्हों का दृष्टिगोचर होना। सहकारी कृषि सामूहिक कृषि तक पहुंचने का पहला कदम है। आज तो कृषक का व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकार किया जाता है, लेकिन आगे जाकर वह समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय किसान अपनी स्वतंत्रता को खो बैठेगा। आलोचक सहकारी खेती के कार्यक्रम में साम्यवाद और अधिनायकता तंत्र के प्रादुर्भाव के चिन्ह दिखाई देते हैं। भारत में सहकारी कृषि अव्यावहारिक है। भारत का किसान भारत का किसान भूमि के प्रति अधिक मोह रखता है। वह इसे कर त्यागने को तैयार नहीं है। इसलिए भारत में सहकारी खेती सफल नहीं होती। मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा है कि अक्सर पिता के मरने पर या अन्य किसी कारण से एक ही माँ से जन्मे दो भाई एक परिवार में अलग हो जाते हैं। तब इस स्थिति में ऐसा सोचना अव्यावहारिक होगा कि एक औसत गृहस्थी अचानक अपने हितों को उन अनेक अपरिचित व्यक्तियों से मिला लेगा जिनके विषय में उसने सुना तक नहीं है। नेक्स्ट है किसानों में उत्साह व सहानुभूति का अभाव। भारतीय किसानों में सहकारी खेती के प्रति उत्साह और सहानुभूति का अभाव है। इसलिए स्वेच्छा से सहकारी खेती नहीं अपनाई जा सकती। और सहकारी खेती के लिए सरकार को बल का प्रयोग करना होगा, जो जनतंत्र के सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए सहकारी खेती के प्रति भारत में अनुकूल वातावरण भी बनाना पड़ेगा, जो अनुकूल वातावरण नहीं है। प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। सहकारी खेती के विरोध में एक तर्क यह है कि सहकारी खेती का प्रबंध करने के लिए और सहकारी फार्मों का प्रबंध करने के लिए हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारियों का सर्वथा अभाव है। यह भी कहा जाता है कि सहकारी खेती की समस्याएं इतनी अधिक और गंभीर है और हमारे पास अनेक सहकारी कृषि फार्मों को चलाने के लिए एकाएक इतनी सुदृढ़ कर्मचारी कहाँ से आएंगे।
भारतीय परंपराओं के विरुद्ध, यानी भारतीय परंपराओं के विरुद्ध, यानी सहकारी खेती के विरुद्ध में यह भी कहा जाता है कि भारतीय परंपराओं के विरुद्ध है। इसका एक उदाहरण यह है कि दिया जाता है कि भारत में अभी तक कहीं भी सहकारिता सफल नहीं हुई है। यह भी कहा जाता है कि भारतीय कृषक स्वभावतः रूढ़िवादी है और रूढ़िवादिता के कारण सहकारिता के मार्ग अधिक बाधक है। देश के सहकारी आंदोलन से एक गंदी बू आती है, और क्योंकि अधिकारियों का सहकारी संस्थाओं से निकट संपर्क है, ऐसा कई कई व्यक्तियों ने अनुमान किया था। भारत को और चीन को ऐसी, इसके बारे में भारत और चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। भारत को और चीन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ये सभी दोष निराधार है, इनकी बड़ी शीघ्रता से दूर किया जा सकता है और सहकारी खेती पर दोष लगाना व्यर्थ है। इस समय तो भारतीय कृषि व्यवस्था की रक्षा का एकमात्र उपाय सहकारी कृषि ही है। भारतवर्ष में सहकारी कृषि की या सहकारी खेती की प्रगति अगर देखेंगे तो कई पंचवार्षिक योजनाओं में सहकारी खेती की प्रगति बड़ी मात्रा में होने लगी है। सहकारी खेती के विकास में बाधाएं एवं कठिनाइयां बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें हम चर्चा करेंगे सहकारी खेती के विकास में कठिनाइयां अथवा बाधाएं। भारत में सहकारी कृषि का सफल रूप से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि इसके मार्ग में कई कठिनाइयां दिखाई देती है, जो इस प्रकार है। शिक्षा का अभाव, पहला शिक्षा का अभाव। शिक्षा की कमी के कारण गांव के लोगों में सहकारिता की भावना का अभाव पाया जाता है तथा उनमें झगड़े होते हैं। इसी से उनमें व्यक्तिवाद व स्वार्थपरता की भावना बहुत आ जाती है। स्वयं संचालित नहीं, सहकारी खेती की प्रणाली स्वयं संचालित नहीं है, परंतु वह सरकार द्वारा चलाई गई है। सरकार ही इसके लिए वित्त आदि का प्रबंध करती है। इसलिए यह सहकारी खेती न होकर सरकार की सहकारी नीति है। सहकारिता तभी वास्तविक हो सकती है जब जब वह व्यक्तियों के हृदय से उठे। इसलिए सहकारिता पर नियंत्रण होना उचित नहीं है। सहकारिता पर नियंत्रण होना उचित नहीं है। जाति का प्रचलन। भारतवर्ष में जाति प्रथा भी सहकारी कृषि के मार्ग में बाधक है। जाति प्रथा के कारण भी लोग आपस में एक नहीं हो पाते और सहकारिता से कार्य नहीं कर पाते। भूमि से लगाव। भारतीय किसानों को अपनी पैतृक भूमि से बहुत लगाव है और वे इस कारण से दूसरों के साथ मिलकर खेती नहीं करना चाहते। इससे भी सहकारी खेती संभव नहीं होती है। उत्साहित व कुशल नेतृत्व का अभाव। उत्साहित एवं कुशल नेतृत्व का अभाव। भारत में उत्साही, ईमानदार, दूरदर्शी, मेहनती आदि गुणों से युक्त व्यक्तियों का अभाव है। वे सेवा भावना से कार्य नहीं करते हैं। इस कारण भी देश में सहकारी खेती की उन्नति नहीं हो सकी। नेक्स्ट है भारत आपसी भेदभाव और पक्षपात। भारतवर्ष में सहकारी खेती की धीमी उन्नति एक कारण यह भी है कि यहाँ के लोगों में आपसी मनमुटाव बहुत जल्दी आ जाता है तथा पक्षपात की भावना बहुत तीव्र होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो उन्नति होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है दीर्घ सूत्रता एवं शासन संबंधी देरी। सरकारी खेती को कार्यान्वित करने के पूर्व अनेक कानून कार्यवाही को करनी पड़ती है। अनेक कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। इससे बहुत कठिनाई आती है। आज ही वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे तो
कठिनाइयां आती है। साथ ही साथ बहुत समय लग जाता है। इन समस्त कठिनाइयों के कारण लोग इस प्रकार की खेती को अधिक प्रोत्साहित नहीं हो पाते। एक ऐसा सुझाव भी ऐसा आया है कि सुझाव निम्न प्रकार के होते हैं सहकारी खेती निर्माण करने की सुझाव। एक सहकारी कृषि समिति के अनुसार एक कृषि समिति निर्माण करने के लिए कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। समिति के निर्माण में पूर्ण स्वेच्छा प्रयोग की जाए। जिन राज्यों में सहकारी कृषि समिति के निर्माण के लिए बल प्रयोग संबंधी अधिनियम बनाए गए हैं, वहां ऐसे अधिनियमों को समाप्त किया जाए। सदस्य को अपनी भूमि का टुकड़ा सदस्य को अपनी भूमि का टुकड़ा वापस लेने का अधिकार दिया जाए। समिति बनाते समय प्रत्येक सदस्य को भूमि की कीमत आकी जाए तथा अलग अलग होने पर उसे उतनी भूमि दे दी जाए। नेक्स्ट है, सदस्यों को भूमि का प्रतिफल वास्तविक लाभ में दे दी जाए। समिति का प्रबंध प्रजातांत्रिक होना चाहिए और बहुमत की इच्छा स्वीकार की जाए और गैर सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा को समाप्त किया जाए। भूमि पर नई भूमि पर मशीनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए। सहकारी समितियों के फेडरेशन ब्लॉक, जिला, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तर पर बननी चाहिए और उसको बढ़ानी चाहिए। वित्त व्यवस्था बढ़ाने के लिए सहकारी समिति को चुकाने की क्षमता का ध्यान रखा जाए। सरकार दीर्घकालीन प्रदान करे। सरकार दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। केंद्रीय सहकारी बैंक व सरकार मध्यकालीन ऋणों की व्यवस्था करनी चाहिए। समिति के सदस्यों और अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए कम से कम 160 प्रशिक्षण इसके लिए कई प्रशिक्षण केंद्र, हजारों प्रशिक्षण केंद्र बनाने की सुझाव भी बतलाए जाते हैं। सामुदायिक विकास केंद्रों में से कृषि समिति का प्रारंभ बड़ी मात्रा में होना चाहिए। तो इस प्रकार के सुझाव सरकार की ओर से बड़ी प्रयास से किए गए हैं और वर्तमान स्थिति में आधुनिक सहकारी विपणन, आधुनिक सहकारी कृषि करने की प्रयास बड़ी मात्रा में हो रहे हैं।